हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि पदार्थ क्या है, द्रव और द्रव्य में अंतर क्या है। मैं पूरा डिटेल्स बता चुका था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड पे नोट भी कर दिया हूँ, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 हैं। कितनी है? 5 है। लेकिन मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। मुख्यतः कितनी है? 3 है। ठोस, द्रव, गैस। यानी पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 है, ठोस, द्रव, गैस। और कुल अवस्थाएं कितनी है? 5। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, देखिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर में ठोस क्या है। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों फिक्स होता है, ठीक है, या निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। मतलब आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास मार्कर है। अगर इस मार्कर को आप देख रहे हैं तो मान लीजिए कि मार्कर जो है कि जितना, देखिए, मार्कर को मैं हैंड पे रख रहा हूँ तो उसी शेप का है, और इस हाथ में ले रहा हूँ तो उसी शेप का है। मतलब इसको यहाँ पे पकड़ा तो उसी शेप का है, और यहाँ पे भी रखा तो उसी शेप का है। मतलब आकार इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आकार क्या है? फिक्स है। अब आते हैं कि आयतन। आयतन का मतलब क्या है कि जितना बड़ा ये आकार, जितना बड़ा ये है, हम मान लीजिए कि इसको अगर वेट से मेजर किया जाए, है ना, इसको मान लीजिए कि 10 ग्राम का है, तो ये 10 ग्राम के जितने एरिया में ये 10 ग्राम है उतने ही एरिया में बसा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि ठोस वह पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। निश्चित मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कहीं भी रखेंगे तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। जैसे आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लकड़ी, कोयला, मेज, कुर्सी, है ना, जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं सब किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। दूसरा आता है द्रव्य अवस्था। कौन सा? द्रव अवस्था। दूसरा आता है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार फिक्स नहीं होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है। ठीक है, जिसका आकार फिक्स नहीं होता है, मैंने क्रॉस किया है, इसका मतलब कि फिक्स नहीं होता है लेकिन आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। उसे क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। अब समझते हैं कि जैसे जैसे दूध, पानी, ऑयल यानी तेल, ये सब क्या है? द्रव है। क्या है ये? द्रव है। इसका आकार जो है कि फिक्स नहीं होता है। आकार फिक्स का मतलब क्या है? अगर द्रव को मान लीजिए कि इस हाथ पे रखेंगे तो चारों तरफ हाथ पे फैल जाएगा। मतलब उसका आकार फिक्स नहीं था। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर को मैंने रखा था, देखिए फैल नहीं रहा है, जहाँ पे है वहीं पे। लेकिन अगर वही पानी रखेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। पानी को कटोरे के अंदर रखेंगे तो कटोरे का आकार का हो जाएगा। गिलास के अंदर रखेंगे, गिलास के आकार का हो जाएगा। मतलब द्रव, द्रव का क्या होता है? आकार फिक्स नहीं होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है। मान लीजिए कि मैं 1 लीटर पानी लूँ, तो 1 लीटर पानी को अगर मैं बर्तन में, किसी भी बर्तन में रखूँ, तो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, यानी आयतन उसका क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है ना, वो बढ़ेगा नहीं, बस आकार परिवर्तित हो जाएगा। अरे समझ में ना, उसे कौन सी अवस्था बोलते हैं? द्रव अवस्था। दूसरा आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था का मतलब क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका न ही आकार फिक्स होता है और न ही आयतन फिक्स होता है, वो क्या होती है? गैस। क्या होता है? गैस। जैसे देखिए, आप अपने आसपास देखिए, सब जगह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेज भरी हुई हैं। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि मैं अपना ऐसे मुट्ठी बंद कर दूं तो इस मुट्ठी के अंदर भी गैस है। मतलब कि क्या उस गैस का आकार और आयतन फिक्स है? नहीं। अगर फिक्स होता तो हमारे मुट्ठी के अंदर नहीं आ पाता, है ना। मुट्ठी में बंद कर लिया, अब अपने माउथ के अंदर बंद कर लिया, है ना। मतलब जिस शेप में ढालना चाहे गैस को उस शेप में जल जा सकता है, इसलिए उसका आकार और आयतन फिक्स नहीं होता है। वो कौन सी अवस्था होती है? गैस। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसें हैं, मीथेन गैस, है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितनी भी गैसें हैं वो सब किस अवस्था में है? गैस अवस्था में होती हैं। यही रीजन है कि इसका आकार और आयतन फिक्स नहीं होता है, इसीलिए छोटे से सिलेंडर के अंदर गैस ज़्यादा भर दिया जाता है। क्या कहता है? गैस ज़्यादा भर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, जब छोटे से सिलेंडर के अंदर जब गैस ज़्यादा भर दोगे ना, यानी गैस के ऊपर ज़्यादा दबाव दोगे तो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में आ जाता है, यानी द्रव्य अवस्था में आ जाता है। इसीलिए एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अब हम लोग जानते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा के बारे में। देखिए, सबसे पहले यही आपको याद रखना है कि प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले विलियम क्रूप्स नामक वैज्ञानिक ने 1879 ईस्वी में बताया था। लेकिन प्लाज्मा नाम जो है कि लैग म्यूडर ने दे दिया था। लैग म्यूडर नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा नाम दे दिया। ये जो प्लाज्मा अवस्था है ये कैसे बनता है? तो किसी भी पदार्थ को या किसी भी द्रव्य को उच्च तापमान पे दबाया जाता है, उच्च ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पे दबाया जाता है, यानी हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान पे दबाया जाता है, तो वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो अधिकतम तापमान होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने नोट भी किया है, देखिए 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। ये जो प्लाज्मा होता है ना, सूर्य और तारों के बीच का जो ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा निकलता है, वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। किसके अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। सूर्य के अंदर और तारों के अंदर जो ऊर्जा ऊष्मा निकलता है वो किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। प्लाज्मा का न तो आकार होता है और न ही आयतन होता है, मतलब इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। जैसे एक सिंपल वे में आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी ऐसा मटेरियल, जैसे ब्लड को अगर देखेंगे तो ब्लड कुछ देर में सूख जाता है ना, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। मतलब अगर उसको टच करेंगे ना ब्लड को, तो क्या होगा? वो अपने जगह से थोड़ा सा इधर उधर मोशन करेगा। जैसे सपोज करिए कि किसी जहाँ पे मुर्गा कटाई होती है, तो मुर्गा जब काटा जाता है तो मुर्गे का जो ब्लड होता है ना, कुछ देर के बाद वो थक्का बना लेता है। क्या बनाता है? थक्का बन जाता है। वो थक्का क्या है? एक प्रकार का प्लाज्मा स्टेट ही है, जो मोशन नहीं करता, वहीं पे रुका रहता है ना। और उसको क्या कर सकते हैं? धोना पड़ता है। बस लॉजिक वही है कि प्लाज्मा उसी स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट यानी कौन सी स्टेट होती है? चौथी अवस्था होती है। इसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आखिर में प्लाज्मा का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, प्लाज्मा का प्रयोग जितने भी ट्यूब आते हैं ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना, उसके अंदर प्लाज्मा का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा जो है कि लाइट को बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से बिखराव कर देती है। तो इसलिए प्लाज्मा का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन गैस होता है, जिस बल्ब में उसको भरा जाता है उस बल्ब के अंदर भी प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा के बारे में इतनी सारी डिटेल्स याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है कि प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम क्रूप्स, उन्होंने बताया था। ठीक है ना, कब? 1879 ईस्वी में। लेकिन उसका प्लाज्मा नाम जो है कि किसने दे दिया? तो लैग म्यूडर ने। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्थाएं हैं। इसका तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह इसका आकार और न ही आयतन फिक्स होता है। ठीक है, यह फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में भरा जाता है। ठीक है, इसका तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसको कैसे बनाया जाता है? तो हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान दे करके प्लाज्मा अवस्था को बनाया जाता है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मैंने अभी बताया था कि जो प्लाज्मा है उच्च ताप पर ये प्लाज्मा अवस्था बनाया जाता है। यानी किसी पदार्थ को, द्रव्य को उच्च तापमान दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो प्लाज्मा बन जाएगा। लेकिन उसी पदार्थ और द्रव्य को अगर सबसे निम्न तापमान दे दिया जाए, तो क्या बनेगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बनेगा? यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कब बनता है? जब द्रव्य को सबसे निम्न तापमान पर बनाया जाता है। तो क्या बनेगा? वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि
इसको निम्न ताप पर बनाया जाता है, यानी इस द्रव्य को निम्न ताप पर बनाया जाता है। किस अवस्था को? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोगों ने पढ़ा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इनमें से मुख्यतः 3 पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इन ठोस, द्रव, गैस के गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस के गुण जो है ना कि गतिज ऊर्जा। पहला गुण यही कि गतिज ऊर्जा। अब ये जानते हैं कि गतिज ऊर्जा किसमें ज़्यादा होगी। आप सोचिए, ये मेरे पास ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। अगर मैं बात करूं किसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऐसे लॉजिक से पता है कि किसमें होगी, तो गैस में। गैस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। आप सोच के देखिए, ये मार्कर जितना तेज गति नहीं करेगा, उतना तेज फूंक रहा हूं तो ये गैस गतिज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगा? गैस में। ठीक है, हमेशा एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे कोई भी गुण हो, द्रव हमेशा बीच में ही होगा। कहाँ होगा द्रव? बीच में ही होगा। बस ठोस और गैस आगे पीछे होंगे, द्रव बीच में ही रहेगा। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में होता है, तो कम किस में हो जाएगा? ठोस में। किस में हो जाएगा? ठोस में। अब आते हैं घनत्व। घनत्व मतलब कि बहुत ज़्यादा जो पदार्थ है, पदार्थ के कण पास पास। तो आप सोच के देखिए किसमें सबसे ज़्यादा पदार्थ के कण जो है कि पास पास होंगे, ठोस में या द्रव में या गैस में। गैस में कण तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो पता नहीं कितनी दूर दूर होंगे। ठोस में ये दिख रहा है कि सब कण एक दूसरे से पास पास चिपका हुआ है, तभी तो ये बना है ठोस, है ना। तो घनत्व सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होगा? तो ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। चलिए प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी, ठीक है ना, मतलब कि इसको खींचने पर किसको हम खींच सकते हैं। आप बताइए क्या गैस को खींच सकते हैं? नहीं, गैस तो पकड़ ही नहीं सकते, तो खींच कहाँ सकते हैं? इस ठोस को खींच सकते हैं। तो ठोस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, प्रत्यास्थता ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, उसके बाद बल। जितना भी बल की बात करेगा ना, आप ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा बल जो है कि ठोस में ही होगा। किस में होगा? ठोस में। कोई भी बल हो, देखिए सहसंजक बल, अंतराण्विक बल और अंतराण्विक आकर्षण बल, जो भी बल है सब बल किस में ज़्यादा होगा? ठोस में। किसी भी प्रकार का बल हो सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। उसके बाद आता है विसरण। विसरण का मतलब ये होता है किसमें सबसे ज़्यादा फैलाव होगा, कौन जल्दी जल्दी फैल सकता है। लॉजिक सोचिए, सबसे ज़्यादा गैस। गैस क्या होगा? जल्दी जल्दी फैल जाएगा, है कि नहीं। और ठोस क्या फैलेगा? क्या देखिए यदि फैल रहा है, नहीं फैलेगा, लेकिन गैस जल्दी जल्दी फैल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा? तो गैस में। उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। अब सोचिए नीचे बहने की क्षमता, कौन जल्दी जल्दी फ्लो कर सकता है, बह सकता है, दूर जा सकता है। ठोस नहीं जा पाएगा, गैस चला जाएगा। गैस देख रहे हैं पूरे वायुमंडल में गैस जल्दी जल्दी बह रहा है, तो गैस में क्या होगी? बहने की क्षमता ज़्यादा होगी। उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। उसके बाद आता है दाब। अब आप बताइए दाब। अब आप सोच के देखिए, क्या मैं इस मार्कर को जल्दी दबा पाऊंगा या गैस को? देखिए इस साइड में गैस है या मार्कर है। अब देखिए मार्कर ठोस है, देखिए दबा रहा हूँ, नहीं दब रहा है, लेकिन गैस देखिए दब गया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा दाब किस में होगा? गैस में। उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। अरे समझ। अब आते हैं ताप। अब आप सोचिए ताप। अब देखिए मेरे पास गैस है, ये ठोस है, ठीक है ना। अब इस ठोस को, दोनों को गर्म कर रहे हैं, तो सोचिए गैस जल्दी जल्दी दूर भगेगा कि ठोस? गैस जो है कि जल्दी जल्दी दूर भगेगा। इसका मतलब कि जो ताप होता है किसमें? गैस में ज़्यादा होगा, और ठोस में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस में कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या चीज़ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, उनका गुण कौन कौन सा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। चलिए पढ़ते हैं पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो पदार्थ कितने थे? 3, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको क्या करना है? 3 ऐसे बना लेना है, ठोस, द्रव और एक नीचे कर देता हूँ गैस, है ना। देखिए
जब किसी पदार्थ को यानी ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? द्रव। क्या बनेगा? द्रव। ध्यान सुनिए, जब ठोस पदार्थ को आप गर्म करोगे तो बनेगा द्रव। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गलन। क्या बोलेंगे? गलन यानी मेल्टिंग। क्या होगा? गलन यानी मेल्टिंग। यानी जब किसी ठोस पदार्थ को गलाएंगे तो क्या बनेगा? वो द्रव यानी गलन। ठीक है, और जिस तापमान पर गलाएंगे वो क्या होगा? गलनांक। क्लियर? चलिए, अब द्रव हो गया। द्रव से क्या बनाना है? अब गैस। तो द्रव को जब और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वो गैस। क्या बनेगा? वो गैस। तो जब द्रव को गैस में परिवर्तित करना होता है तो उसे कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक है, देखिए, अब गैस को ठोस बनाना है। क्या करना है? गैस को ठोस बनाना है। देखिए, गैस को ठोस बनाना नहीं बना सकते, किसी भी गैस को डायरेक्ट ठोस नहीं बना सकते। क्या बनेगा? वो द्रव बनेगा। तो इसको बोलते हैं दृढ़ीकरण। क्या बोलते हैं? दृढ़ीकरण, डिपोजिशन। देखिए, जब किसी ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग यानी गलन। द्रव को गर्म करेंगे तो बनेगा गैस, उसको बोलते हैं वाष्पन। जब गैस को ठोस बनाना होगा तो नहीं बन सकता, रियल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं दृढ़ीकरण यानी डिपोजिशन। अब चलिए, ठोस तक आ चुके हैं, अब उल्टा चलते हैं। अगर मुझे ठोस को गैस बनाना हो, क्या करना हो? ठोस को गैस बनाना हो तो क्या करना होगा? उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। अगर कोई गैस है, गैस को द्रव बनाना हो तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, अगर कोई द्रव है, द्रव को क्या बनाना हो? ठोस बनाना हो तो आप बताए ना, उसको फ्रिज में रखते हैं तो फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है ना, यानी उसको बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं? जमना। क्या बोलते हैं? जमना। ठीक है, यानी देखिए, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है हमें। ठीक है, तो क्या क्या करना होगा? सबसे पहले ठोस पदार्थ को अगर द्रव बनाना है तो उसे गलाना पड़ेगा, तो गलन। द्रव बन गया तो गैस बनाना है तो गैस का वाष्पन। ठीक है, गैस से फिर ठोस बनाना है तो नहीं बन सकता, इसलिए उसको बोलते हैं दृढ़ीकरण यानी डिपोजिशन। क्लियर? अब आ जाइए, ठोस तक आ चुके हैं, अब ठोस से गैस बनाते हैं। ठोस से जब गैस बनाएंगे उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्लियर? ठीक है, उसके बाद गैस बन गया तो गैस से कहाँ जाएंगे? द्रव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, द्रव को फिर ठोस बनाएंगे तो उसको बोलेंगे फ्रिज में रख के फ्रीजिंग यानी जमना, है ना। क्या बोलेंगे? जमना। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आएगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। एक पॉइंट्स नोट करके याद रखिएगा कि पानी यानी H2O, जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, वाष्पन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है। इन सब पे मैं डिटेल्स के साथ चर्चा करने वाला हूं, यानी पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ था वो कैसे कैसे हुआ है, सबको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।